आज देखते हैं हम क्लास 7th का चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। यहाँ पर ये जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस है इसके बारे में आप पढ़ोगे। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह से आप उनको केमिकल चेंजेस से डिफरेंस कर सकते हो उनमें, ये सब हम आज देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो एक बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपको एक दो दे दूँ, थोड़ा सा आपको चैप्टर पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में क्या फ़र्क होता है। तो आप उस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो और अच्छा लगेगा। देखो, यदि हम एक पेपर लें और इस पेपर के हम टुकड़े कर दें, ठीक है, इस पेपर को मैंने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, सपोज इस तरह से करके दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, ये एक फिजिकल चेंज है। भाई, आप पीसेस की जो एक क्वालिटी है वो तो चेंज नहीं हो रही ना, सिर्फ पीसेस हुए हैं इसके। आप कभी ज़रूरत पड़ती है तो आदमी जोड़ भी लेता है। सपोज़ आपकी बुक का एक पेज फट जाएगा तो आप उसको जोड़ने की कोशिश करोगे और उसमें जोड़ करके उसको फिर से पढ़ने लायक बना लोगे। तो इसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज। यदि हम केमिकल चेंज की बात करें तो ये सपोज़ ये हमारा पेपर है और इसको हमने क्या किया, बर्न कर दिया। तो जब बर्न किया हमने इसको, यहाँ पर हमने बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद में क्या होगा, सिर्फ हमको एक ब्लैक कलर का ये ऐसे पाउडर दिखेगा जो कि हमारा ऐश हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने दो तरह के चेंजेस देखे। एक हमने देखा ये जिसमें कि हमारा पेपर जो है वो टीयर हमने किया था, फाड़ा था केवल, उसमें कोई ऐसा नया सब्सटेंस नहीं बना। लेकिन जब हमने ये पेपर बर्न किया तो हमें क्या मिला, ऐश मिली, यानी कि पूरी उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज, एक नया सब्सटेंस मिल गया। तो ये जो चेंज था हमारा, ये आया किसकी कैटेगरी में, फिजिकल चेंज की कैटेगरी में। जबकि ये वाला जो चेंज था ये आया हमारा केमिकल चेंज की कैटेगरी में। तो क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस पढ़ने वाले हैं। मतलब जब नया सब्सटेंस बनेगा और हम उसको दोबारा से नहीं रिवर्स कर पाएंगे, वो हमारे केमिकल चेंजेस होंगे। और जब नया सब्सटेंस नहीं बनता है, हम दोबारा से उसको रिवर्स कर सकते हैं, वो हमारा फिजिकल चेंज होता है। तो देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग, ठीक है। आप यदि सराउंडिंग में देखोगे तो बहुत तरह के चेंजेस आप देखोगे। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। इन चेंजेस में एक या अधिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। आप शुगर को से एक कोल्ड ड्रिंक बना सकते हो, बनाते हो, आप शिकंजी बनाते हो, उसमें नींबू भी स्क्वीज़ कर लेते हो, चीनी डालते हो, पानी मिलाते हो। उसी तरह से ये जो एक शुगर सॉल्यूशन आपने बनाया, ये क्या हुआ, ये एक चेंज ही तो है। आपने एक सादा पानी था उसको आपने एक मीठे पानी में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली सेटिंग कर्ड, अब यदि कर्ड बनाया, किससे बनाया, कर्ड दूध से बनाया, फ्रॉम मिल्क, इज अ चेंज, ये भी एक चेंज है। समटाइम्स मिल्क बिकम्स सॉर, कभी कभी क्या होता है, आपका दूध खट्टा हो जाता है। दूध, गर्मियाँ चल रही हैं, आपने दूध को बाहर छोड़ दिया, मम्मी भूल गई रखना फ्रिज में, शाम को आपको दूध गर्म करके दिया, आपको लगा रही ये दूध तो खट्टा हो गया। तो ये जो खट्टा हुआ दूध जो सॉर हुआ, ये सॉरिंग ऑफ मिल्क भी क्या है, ये भी तो एक चेंज है। तो ये सब चेंज हैं। अब यदि आपने एक रबर बैंड को आपने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। तो यदि रबर बैंड को आप स्ट्रेच करोगे तो वो भी क्या करता है, आपको एक चेंज दिखाता है। तो इस तरह से ये सब क्या देख रहे हो आप, चेंजेस देख रहे हो, ठीक है, कि किस तरह से चेंजेस होंगे। अब आपको करना क्या है, आपको किसी भी तरह के 10 चेंजेस की एक लिस्ट बना लेनी है। So in this chapter we shall perform some activities and study the nature of these changes. हम इस चैप्टर में कुछ एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करेंगे और इन चेंजेस के बारे में देखेंगे। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, एज जैसे कि मैंने बताया दो तरह के चेंजेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। तो दो तरह के चेंजेस हम पढ़ने वाले हैं, एक जिसको हम कहेंगे फिजिकल चेंजेस, दूसरा हम जिसको कहेंगे केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर वही टीयरिंग ऑफ पेपर दिखाया कि आपने पेपर को जब फाड़ा है तो आपने उसको इस तरह से ज्वाइन कर सकते हो, यदि प्रॉपर उस शेप में फाड़ा है कि वो ज्वाइन हो सके। कभी कभी पेपर के इतने पीसेस हो जाते हैं, ज्वाइन करना मुश्किल होता है, लेकिन तब भी वो फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आएगा। क्यों, क्योंकि उससे नया सब्सटेंस नहीं बना है। पेपर अभी भी पेपर है, भले ही उसके छोटे पीसेस हो गए। तो देखते हैं फिजिकल चेंज आखिर किस तरह से समझेंगे हम, कुछ एक्टिविटीज़ के माध्यम से। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ दी हैं आपकी बुक में। तो पहला हम देख रहे हैं एक्टिविटी 6.1, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। जैसा कि इसमें आपने देखा था फिगर में कि वो एक पेपर को 4 स्क्वायर पीसेस में काट दिया था।
कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। ठीक है, हमने क्या करा, जैसे सपोज मैंने ये एक पेपर लिया, ये मेरा एक पेपर है, बड़ा पेपर ले लिया मैंने ये। अब इसको मैंने क्या किया, पहले 4 पीसेस में काटा, इस तरह से करके इसको 4 पीसेस में इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, यही कहा है 4 स्क्वायर पीसेस में, लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा सा स्क्वायर कम हो रहा है, ये लंबा ज़्यादा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ है, इसको फिर हर पीस को भी आपको काटना है। जैसे मैंने इसको भी 4 पीसेस में टेयर कर दिया, फिर इधर इसको भी 4 पीसेस में टेयर करा, फाड़ दिया, फिर इस वाले पीस को भी कर दिया इसी तरह से, इस वाले पीस को भी इसी तरह से कर दिया। क्लियर हुआ? अब क्या करना है, देखो यहाँ पर, अब ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर ऑफ टेबल सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ ओरिजिनल पीस। अब आपने उसको सारे पीसेस को ज्वाइन करने की कोशिश की, ज्वाइन हो जाएंगे। ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस, वो तो नहीं हो पाएगा, ज्वाइन का मार्क आएगा ही आएगा। बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर? क्या पेपर की प्रॉपर्टी में चेंज हुआ है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, करेक्ट। तो यहाँ पर पेपर की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 6.2। यहाँ पर क्या है, कलेक्ट द चॉक डस्ट। आपने चॉक डस्ट को, जो चॉक होती है, चॉक का एक तरह से बुरादा करके उसको लाइंग ऑन द फ्लोर, जो कि जब आप बोर्ड पर लिखते हैं ना क्लासरूम में, बहुत सारी चॉक नीचे झड़ती रहती है, गिरती रहती है, तो उसको आपने इकट्ठा कर लेना है नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। अब या फिर आपको क्या करना है, अभी नहीं आपके पास ऐसा बोर्ड जो कि या चौक, वहाँ पर डस्ट आपको नहीं दिख रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्रश भी कर सकते हो। क्रश ए स्मॉल पीस ऑफ द चौक इनटू डस्ट। तब आपने क्रश कर लिया इस स्मॉल पीस को चौक के। ऐड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट। अब आपने क्या किया, इस डस्ट को में थोड़ा सा पानी मिलाया और एक पेस्ट जैसा बना दिया। रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चौक। फिर से आपने उसको रोल कर दिया चौक के पीस में और लेट इट ड्राई। अब आपने इसको ड्राई होने दिया। डिड यू रिकवर चौक फ्रॉम द डस्ट? क्या आपको फिर से चौक मिल गई? बोलो यस, करेक्ट, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो चौक की प्रॉपर्टीज़ में तो कोई अंतर ही नहीं हुआ ना। चौक पीसेस का को आपने चौक को डस्ट बनाया, बुरादा जैसा कर दिया उसको एकदम से, फिर उसमें थोड़ा सा पानी मिला के पेस्ट किया। पानी मिलाकर जब पेस्ट बनाया, उसको फिर से एक चौक की शेप में रोल कर दिया और सूखने दिया। सूखने के बाद आपको फिर से चौक मिल गई। तो ये भी देखो, एक्टिविटी 6.1 भी क्या था, आपका फिजिकल चेंज था। ये वाला भी आपका कौन सा चेंज हुआ? ये भी आपका फिजिकल चेंज हुआ। तीसरी एक्टिविटी है 6.3, इसको देखते हैं। टेक सम आइस इन अ ग्लास और द प्लास्टिक टम्बलर। अब हमने क्या करना है, कुछ आइस को एक ग्लास या फिर प्लास्टिक टम्बलर में ले लेना है। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। अब हमने क्या करना है कि जो आइस है उसके हमने लिया, एक मग में लिया, जो टम्बलर है ना, टम्बलर ग्लास में डाल लो, टम्बलर ग्लास को ही बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, उसमें डाला हमने आइस को और सन में रख दिया। आप रूम टेम्परेचर पे रखोगे तब भी वो पिघलना है, सन में रख दिया थोड़ा जल्दी पिघल जाएगा। सो यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब जैसे हमने सन में रखा तो क्या होगा, आइस पिघलना शुरू हुई, तो अभी आपके पास क्या है, आइस और वाटर का मिक्सचर हो गया। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर। अब हमने क्या करना है कि जो टम्बलर है उसको एक फ्रीजिंग मिक्सचर में रखना है, जिसमें कि आइस और कॉमन सॉल्ट हमने लिया। डज द वाटर बिकम्स सॉलिड वंस अगेन। हमने फ्रीज़र में रख देंगे तो क्या होगा, जो वाटर है वो फिर से हमारा फ्रिज में जम जाएगा, राइट। तो ये फ्रिज में फिर से जम गया। अभी हमारा आइस से ये वाटर में कन्वर्ट हुआ और वाटर से ये फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। तो ये कौन सा चेंज हुआ? यस, वेरी गुड, इट इज अगेन अ फिजिकल चेंज। क्लियर, वेरी गुड। एक और एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 6.4। यहाँ पर क्या करना है आपको, बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। आपने एक कंटेनर लिया, सपोज ये मैं एक कंटेनर लूँ और इसमें मैंने रखा थोड़ा सा वाटर। ठीक है, डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस। आप बॉयल कर रहे हैं इसको, तो हमने क्या किया, यहाँ पर बर्नर रखा और बर्नर के ऊपर हम इसको बॉयल कर रहे हैं। तो क्या होगा, आपको यहाँ पर कुछ दिखेगा, स्टीम दिखेगी यहाँ पर, राइट। तो ये जो स्टीम आ रही है ना सरफेस से पानी की, यहाँ से कहाँ से आ रही है, यहाँ से पानी की सरफेस से आ रही है। होल्ड एन इन्वर्टेड पेन। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक पेन को उल्टा कर दिया। ठीक है, सपोज ये मेरा एक पेन है जिसको मैंने इसके ऊपर उल्टा कर दिया है। ठीक है, सो
होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। ठीक है, बॉइलिंग वाटर से देखो हमने डिस्टेंस पर रखा है उसको। ऑब्जर्व द इनर सर्फेस ऑफ द पैन। अब हम इनर सर्फेस पे क्या देखेंगे, हम बहुत सारे वाटर की ड्रॉपलेट देखेंगे। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर इन देयर? यस। तो हमें क्या मिल रहा है? करेक्ट, वाटर ड्रॉपलेट है। तो फिर चेंज इज इट, कौन सा चेंज हुआ ये? यस, करेक्ट, इट इज अ फिजिकल चेंज। फिर से ये कौन सा चेंज हमने देखा है? फिजिकल चेंज। देखते हैं एक्टिविटी 6.5 नाउ। कॉशन। कॉशन मतलब थोड़ी प्रिकॉशन लेनी होगी इस एक्टिविटी में। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम, क्योंकि यहाँ पर हम फ्लेम के साथ में कुछ करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? होल्ड अ यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी 6.5। कॉशन मीन्स यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप हैंडल करने जा रहे हैं फ्लेम को। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम, तो आपको सावधानी बरतनी है। होल्ड अ यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। आपको जो हैक्सा ब्लेड आता है ना, उसको सपोज टोंग्स की सहायता से उसको पकड़ना है। अब आप पूछोगे हैक्सा ब्लेड क्या होता है, तो कुछ इस तरह के ये ब्लेड होते हैं, मेटल वगैरह कटिंग के लिए काम में आते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये क्या आपका ये हैक्सा ब्लेड की पिक्चर है, राइट। तो कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन अ गैस स्टोव। आपने क्या करना है, एक फ्री एंड को जो है वो होल्ड करना है टोंग से, और दूसरे फ्री एंड को गैस स्टोव पर डायरेक्ट बर्नर पर आपको इसको गर्म करना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए आपको इसको ध्यान देना है। फिर आप क्या देखोगे, डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज। क्या ब्लेड की टिप का कलर चेंज हुआ है यहाँ पर? अब आपने ब्लेड को रिमूव कर लेना है, तो आप यहाँ पर थोड़ा चेंज देखोगे ब्लेड की टिप पर कलर में। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। अभी आपने पहले देखा था, थोड़ी देर बाद और देखोगे। ठीक है, उसको फिर से ऑब्जर्व करोगे। डज इट गेट ब्लैक इट्स ओरिजिनल कलर। क्या इसका जो ओरिजिनल कलर था उसमें ये फिर से वापस आ गया? तो इसमें क्या देखा तुमने कि जो 6.1 और 6.2, क्योंकि आपने पहले देखा था जब गैस स्टोव पे था तो उसका कलर चेंज हुआ, और बाद में जब आपने थोड़ी देर बाद देखा फिर से वो वापस अपने कलर में आ जाता है। तो इन एक्टिविटीज़ में जो आपने 6.1 एक्टिविटी देखी, 6.2 एक्टिविटी देखी, यू सॉ दैट द पेपर एंड अ पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंजेस इन साइज। आपने देखा कि जो चॉक पीस है, जो पेपर है, वो सब फिर से अपने साइज़ में उनमें चेंज हुआ था। और इन एक्टिविटीज़ 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। वाटर को आपने देखा 6.3 एक्टिविटी में, आपने देखा था कि सॉलिड से लिक्विड हुआ था। फिर 6.4 में आपने देखा था कि आपने उसको लिक्विड से फ्रॉम द गैस टू लिक्विड, गैस से लिक्विड में चेंज हुआ, जिसमें हमने देखा था कि जो वेपर्स उड़ रही थी जब हमने वाटर को बॉईल किया था। ठीक है, इस वाली एक्टिविटी में 6.4 में आपने देखा था कि हमने वाटर को बॉईल किया था, उसकी सरफेस पर जो है वो स्टीम के ऊपर हमने थोड़ा सा होल्ड करके एक पैन को रखा था, तो वहाँ पर लिक्विड की ड्रॉप्स हमने देखी थी। तो वहाँ यहाँ पर हमने दोनों एक्टिविटीज़ में क्या देखा, पानी को देखा चेंज होते हुए कैसे, सॉलिड से लिक्विड में, आइस से वाटर में। ठीक है, यहाँ पर एक तो हमने देखा था आइस से वाटर में, और दूसरा हमने क्या देखा, गैस टू लिक्विड, यानी कि वेपर से, वाटर वेपर से फिर से वाटर में चेंज होते हुए देखा था। यही देखी दोनों चीज़ें। 6.5 एक्टिविटी जो हमारी ये वाली एक्टिविटी, इसमें हमने देखा कि जो हेक्सा ब्लेड है उसके कलर में चेंज हुआ, राइट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं, आर कॉल्ड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि वो प्रॉपर्टीज जो कि शेप, साइज, कलर एंड स्टेट मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर गैसेस स्टेट है, इन सब में यदि चेंज होता है, या इन सब के बारे में जो प्रॉपर्टीज़ बताती हैं ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस की, कोई भी सब्सटेंस उसकी, आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये आपके आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशंस, कि आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसको बोलोगे। ठीक है, यदि आप शेप के बारे में बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। आप यदि साइज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। यदि हम कलर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। और यदि हम मैटर की स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, तो भी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी हमारी बातें हो गई कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसको कहा, जो कि हमने इन एक्टिविटीज़ के
थ्रू देखा कि किस तरह से इन सब में चेंज हुआ। दूसरा हमें पढ़ना है फिजिकल चेंज की डेफिनेशन। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब अब हमने क्या देखना है कि जो ये प्रॉपर्टीज़ हमने देखा है, यदि किसी सब्सटेंस के शेप में चेंज हुआ, यानी हमने कौन सा चेंज कंसीडर किया, फिजिकल चेंज। साइज में चेंज हुआ, कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। कलर में चेंज हुआ, मतलब कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। इसी तरह से स्टेट में चेंज हुआ सब्सटेंस की, उसको भी हमने क्या कहा, फिजिकल चेंज। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे फिजिकल चेंज को? अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। इसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज। जब भी किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज होता है उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तीसरी चीज़ आपको मुझे याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। हमेशा रिवर्सिबल होता है। आमतौर पर फिजिकल चेंज को हम देखेंगे कि वो रिवर्सिबल होता है। कैसे? जैसे हमने देखा कि जो सॉलिड है, आइस, आइस से बना वाटर और वाटर से बना गैस, और गैस से फिर से हम गैस से फिर से हम वाटर बन सकता है और वाटर से फिर से हम सॉलिड बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ये एक रिवर्सिबल चेंज का उदाहरण हुआ। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और फिजिकल चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो दिस ऑल यू हैव टू लर्न वेल। नोट कर लेना ये सारी डेफिनेशंस, और सारी एक्टिविटीज़ भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि देखो ये एक्टिविटीज़ आपको समझाने के लिए ही दी गई हैं। और जितना आप इन एक्टिविटीज़ को पढ़ोगे ना, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 100% क्लैरिटी कॉन्सेप्ट में आ जाएगी। तो ये तो बात हुई थी फिजिकल चेंज की। अब हम देखते हैं केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि हमें दो तरह के चेंजेस पढ़ने इस चैप्टर में, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। हमने फिजिकल चेंज पढ़ लिया है कि वो चेंजेस हैं जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। अब देखते हैं हम केमिकल चेंजेस। अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। यस, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब कोई भी आयरन का आर्टिकल है उस पर रस्ट लग जाती है, ये आप में से बहुतों ने देखा होगा। अब अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि रस्ट का क्या मतलब है। तो देखो, यदि तुम किसी भी लोहे की चीज़ पर रेडिश कलर का कोई डिपॉजिट देखोगे, रेडिश क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर आप समझ लो, उसका कोई डिपॉजिट देखोगे तो वो रस्ट कहलाती है। उसको हम क्या कहते हैं, रस्ट, जिसको आप हिंदी में जंग बोलते हो। हिंदी में इसको आप जनरली जंग बोलते हो। ठीक है ना, जंग लग गई है, तो वही रस्ट है बेटा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन आप में से बहुत लोग जानते हैं। और बहुत एक कॉमन एग्जाम्पल आपको दूं, हमारे सबके घरों में तवा कढ़ाई लोहे के रखे जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। कितना भी आज नए तरह के लोहे के कितने भी तरह के कढ़ाई और तवे आ गए हैं नए बाज़ार में, फिर भी जो प्रेफर करते हैं सबकी मम्मियाँ, वो यही प्रेफर करती हैं कि लोहे का एक तवा और कढ़ाई तो होना ही चाहिए। क्योंकि पता है, लोहे की कढ़ाई में जब खाना पकता है तो हमें बहुत आयरन भी मिलता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है। तो इसलिए लोहे की कढ़ाई भी रखी जाती है हर घर में और यूज़ की जाती है। तो उसको क्या करते हैं, जब हम धो करके रखते हैं, फिर जब हम उसको दोबारा यूज़ करते हैं तो कई बार तो नहीं होती है, लेकिन कई बार उसके ऊपर आपको रेडिश ब्राउन कलर का डिपॉजिट दिखता है। यही बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन है। ठीक है, इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, आपने आयरन का एक पीस बाहर छोड़ दिया, आप एक कील ले लो, नेल ले लो, उसको आपने बाहर छोड़ दिया जो कि एक मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो क्या होगा, इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। इसके ऊपर एक ब्राउनिश सब्सटेंस, जिसको मैं कह रही हूँ ना रेडिश ब्राउन आप देखते हो, दैट इज रस्ट, वो आपको यहाँ पर दिखने लगेगी। ठीक है, आप एक नई कील लेकर के, जो कि लोहे की कील होती है, और उसको आपने क्या करना है, बाहर रख देना है, जहाँ पर कि थोड़ा मॉइस्चर भी होगा, नमी होगी, और एयर तो है ही है एटमॉस्फेयर में। तो क्या होगा, ये इसके ऊपर रस्ट आनी शुरू हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं रस्ट। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। और जो रस्ट लगने की प्रोसेस है आर्टिकल पर, उसको हमने क्या कहा, रस्टिंग का। ठीक है, तो उसी तरह बहुत सारे और एग्जाम्पल्स भी हैं जो आप जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ अच्छा मैंने यहाँ भी देखा था, अच्छा मैंने वहाँ भी देखा था। कैसे, आयरन गेट्स ऑफ पार्क, कई बार आप पार्क वगैरह जाते हो, कहीं पर भी आपने आयरन के गेट देखे हैं, आयरन के कूलर स्टैंड्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं, उन पर हमने क्या देखा है, रस्ट देखी है। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और द फार्म लैंड्स
के गेट्स, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन्स। लॉन्स में आजकल स्टील की आ गई है, लेकिन लॉन्स में तो अभी भी आयरन बेंचेस होती हैं। तो यदि कभी जाते हो वहाँ पर देखते हो, यदि पेंट नहीं है प्रॉपरली तो उस पर जो है रस्ट होती है। एंड गार्डन्स, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन केप्ट इन ओपन गेट्स रस्टेड। तो ये एक नियम है जनरली कि यदि कोई आयरन आर्टिकल बाहर खुले में रखा है, यानी वो किस किस के कांटेक्ट में आ रहा है, दो चीज़ों के कांटेक्ट में आ रहा है। एक आ रहा है एयर के और दूसरा आ रहा है वो कांटेक्ट में वाटर के, क्योंकि एयर में वाटर है। तो जब इन दोनों चीज़ों के कांटेक्ट में कोई आर्टिकल आता है तो उसमें क्या लग जाती है, उसमें लग जाती है रस्ट। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड। जो हमारे ये छोटे मोटे औजार होते हैं घरों में लोहे के, उन पर भी रस्ट लग जाती है व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम। पर अब देखो यहाँ पर कितने सारी चीज़ें दिखाई आपको रस्टिंग ऑफ आयरन की। देखो ये सब क्या है, रस्ट है। ये सब, ये इस पर रस्ट लगी हुई है, इधर इस पर भी रस्ट है। आप थोड़ा और इसको लार्ज करके देखो, ये सब रस्टेड है, ये सब रस्ट है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये रस्ट है। ये देखो, ये आपको दिखाया है यहाँ पर, ये इसको लार्ज करके यहाँ पर दिखाया है। ये क्या है, ये रेडिश ब्राउन कलर, ये ब्राउन कलर का, ये क्या है, ये दिस इज़ रस्ट। तो इस तरह से रस्ट लगती हुई हमको दिखती है। नाउ तो इन द किचन अ वेट आयरन पैन, जो मैंने अभी आपको बताया था वही चीज़ है। आयरन पैन यानी कि तवा ऑफन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। रस्ट इज़ नॉट आयरन। रस्ट को हम यदि सोचें कि ये आयरन है, नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। तो ये आयरन पे डिपॉजिशन हो रहा है, यानी कि ये एक बदलाव आ रहा है ना, इसके ऊपर किसी और चीज़ का डिपॉजिशन हो रहा है। यदि हम इसको देखेंगे तो ये सब्सटेंस ही अलग होता है। होता क्या है, जो आयरन है ना, आयरन को हम Fe कहते हैं, और ये ऑक्सीजन के संपर्क में आया, ठीक है, साथ ही ये वाटर के भी संपर्क में आया। तो ये एक दूसरा ही जो है वो सब्सटेंस बनाता है, जिसको हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड। Fe2O3.XH2O। .XH2O का क्या मतलब है कि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पानी के होते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिकली क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड बना ले रहा है। तो ये आयरन नहीं है इसके ऊपर, ये है आयरन ऑक्साइड। क्लियर हुआ? तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। तो ये आयरन है, दिस इज़ आयरन, एंड दिस इज़ आयरन ऑक्साइड। तो दिस इज़ टोटली डिफरेंट। तो ये ऐसा नहीं है कि आयरन है समझ के हम सोचें कि कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसको छुड़ाना होता है बिफोर गोइंग फॉर कुकिंग। यदि हम कुकिंग करने जा रहे हैं उस आयरन पैन पे, तो पहले इस रस्ट को हटाना होगा, अदरवाइज ये हार्मफुल है। अब देखते हैं एक्टिविटी 6.6, टू बी डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। यहाँ पर ये एक्टिविटी टीचर को डेमॉन्स्ट्रेट करनी चाहिए आपको। इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। क्यों इसमें प्रिकॉशन लेना है? क्योंकि देखो, जो मैग्नीशियम रिबन की यहाँ पर बर्निंग दिखाई जाएगी आपको, तो उसको लगातार देखना डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। तो टीचर को क्या एडवाइस देनी है बच्चों को कि इसको लगातार नहीं देखना है, एक टक नहीं देखना। स्टेयर मीन्स एक टक देखना। तो जब आप इस एक्टिविटी को देखोगे तो खुद से प्रिकॉशन लेना है इसको, ठीक है। करना क्या है इसमें, गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, ठीक है। और जो आपका रिबन जैसे होता है ना, ऐसे करके रोल किया हुआ होता है, लैब में भी इस तरह रोल करके ही रखा होता है। तो क्लीन इट टिप विद द सैंड पेपर। सैंड पेपर आपने देखा होगा सबने, जो जब वाइट वॉश होता है तो वॉल्स साफ़ करने के लिए, वॉल्स को क्लीन करने के लिए जो मंगाया जाता है, उससे वो लोग पहले पेंट करने से पहले वॉल्स क्लीन करते हैं। तो ये क्लीनिंग के लिए काम आता है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, क्लीन विद सैंड पेपर। सैंड पेपर से इसको क्लीन कर लेना है, ठीक है। बर्निंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम। अब हमने क्या करना है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया, देखो ये मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पर लेकर आए हैं, इस तरह से होल्ड किया है, इसको होल्डर से पकड़ा है, अपने हाथ से नहीं पकड़ा है, और इसको कहाँ पर ले आए हैं कि जो बर्निंग करना है मैग्नीशियम रिबन की यहाँ पर। तो इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट फ्लेम। ब्रिलियंट फ्लेम कह लो या फिर ब्रिलियंट वाइट फ्लेम, इसको हम डैजलिंग वाइट फ्लेम भी बोलते हैं। डैजलिंग वाइट फ्लेम, इसको हम डैजलिंग वाइट फ्लेम भी कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी वाइट फ्लेम दिखेगी। एंड ऑफ द लाइट व्हेन इट कम्प्लीटली बर्न्स इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश। तो जब हम इसको बर्न करते हैं ना, सपोज मैंने इसको होल्ड किया
होल्ड करके इसको बर्न किया तो इस तरह से वाइट कलर की ये आपको फ्लेम दिखेगी। और जब फ्लेम के बाद में आप देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक, यदि हम यहाँ पर एक पॉट ले लें, एक चाइना डिश ले लें, तो यहाँ पर एक वाइट कलर का सब्सटेंस आपको दिखेगा। ठीक है, वो वाइट सब्सटेंस जो होगा वही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा यहाँ पर जमा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम का पाउडर बन जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब मैग्नीशियम कंप्लीटली बर्न होगा तो ये एक पाउडरी ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक ऐश जैसा, जिसे आप राख कहते हो हिंदी में, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। डज द ऐश लुक लाइक वाइट मैग्नीशियम रिबन? नो। ठीक है, ये तो एक पाउडर लगता है। कैसा लगता है ये? इट लुक्स लाइक अ पाउडर, नॉट द मैग्नीशियम रिबन। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हम इस तरह की इक्वेशन लिख करके कि देखो क्या क्या हुआ है, यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम फॉर्मूला लिखे तो Mg होता है, आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे इनको। फिर आपने किससे बर्न किया है, तो बर्निंग में क्या होता है, ऑक्सीजन यूज़ होती है, तो हमने लिखा ऑक्सीजन का फार्मूला, बना क्या हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ भी देखो एक नया सब्सटेंस बना है। क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम MgO लिखते हैं। और देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी प्रॉपर्टीज़, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, यहाँ पर एरो लगेगा क्योंकि एक प्रोडक्ट बना है, ठीक, इससे बिल्कुल डिफरेंट है इसकी प्रॉपर्टीज़। तीनों की हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो ना इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड में ना तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ होंगी, ना ही ऑक्सीजन की। ये एक नई प्रॉपर्टीज़ के साथ में सब्सटेंस बनता है। समझ में आ गया? क्लियर? करेक्ट, वेरी गुड। तो इसको क्लीन करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। So the equations here are different from those in mathematics. अब यहाँ पर जो आप साइंस में इक्वेशंस देखोगे ना, जैसे एक छोटी सी इक्वेशन ये लिखी है, ये जो इक्वेशंस हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है देन दैट ऑफ द मैथमेटिक्स। द इक्वेशंस here are different from those in mathematics. तो ये जो इक्वेशंस हैं, जैसे हमने ये इक्वेशन देखी Mg + O2 गिव्स MgO, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन रही वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यहाँ पर ये रिएक्शंस मैथ से अलग हैं। इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स, मीन्स जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था वो अब क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस एट दिस स्टेज। अभी आपने बैलेंसिंग नहीं सीखी है, तो अभी इसको बैलेंस नहीं करना है। सिर्फ इतना समझ लो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, और इनके फार्मूले थोड़ा सा आप ध्यान रखना। कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब देखो ये जो हमारा एक वाइट ऐश तैयार हुआ ना, पाउडर जो तैयार हुआ था, उसको हमने क्या करा है, पानी में मिलाया है। यानी कि हमने एक बीकर लिया है या एक जार लिया, जो भी लिया, उसमें हमने पानी लिया, पानी के अंदर उस ऐश को डाल दिया। जो हमारा वाइट कलर का ऐश था, मैं ब्लैक से शो कर देती हूँ, थोड़ा विजिबल रहेगा। ठीक है, अब ये एक एक्वस सॉल्यूशन बन गया। देखो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब भी समझ लो, जब भी सॉल्यूशन पानी के साथ बनेगा उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। स्टर द मिक्सचर दैट इज़ द एक्वस सॉल्यूशन वेल। तो इसको हमें स्टर करना है। तो ऐसे करके ग्लास की रॉड्स होती हैं, और उन रॉड्स को आप यूज़ कर सकते हो इसको स्टर करने के लिए। ठीक है, अब कहा है आपसे कि डज द मिक्सचर टेस्ट द मिक्सचर विद द ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब हमें उस मिक्सचर को रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करना है। जो आपने एसिड्स बेसिस चैप्टर में पढ़ा है कि एक रेड लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू होता है। रेड लिटमस बेसिस में मिलकर के ब्लू हो जाएगा, जबकि ब्लू होगा वो रेड में टर्न होगा जब एसिड से टेस्ट करेंगे हम। तो डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू? यस। यहाँ पर क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ये एक्चुअली बेसिक है नेचर में, मतलब हम इसको कह सकते हैं एक बेस की तरह से काम करता है ये। तो ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देगा। डज दैट मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड? ब्लू लिटमस को रेड में टर्न नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर ये एसिड नहीं है, एसिडिक सॉल्यूशन नहीं बना है, ये बना है एक बेसिक सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? तो इस तरह से जो हम यदि सॉल्यूशंस बनाते हैं तो हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक? हम रेड और ब्लू लिटमस पेपर को यूज़ कर सकते हैं। यदि आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो जाता है मतलब कि वो एक बेसिक सॉल्यूशन हुआ, और यदि ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न होता है तो एसिडिक सॉल्यूशन है, और यदि नहीं हुआ है तो मतलब एसिडिक सॉल्यूशन नहीं है।
ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन ये नहीं है। तो ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। अब जब हमने देखो हमने ऐश को जब पानी में मिलाया तो एक नया ही सब्सटेंस बन जाता है। वो क्या है, देखो मैग्नीशियम था हमारे पास, हमने इसको वाटर में मिलाया तो यहाँ पर जो सब्सटेंस बनता है वो बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड को हम हमेशा OH से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फार्मूला बन जाता है MgOH2। तो जब हमने ऐश को पानी में मिलाया, ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर, पानी में मिलाया, इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। द चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बुक में भी सेम रिएक्शन लिखी है आपकी। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि MgO था, यहाँ पर मैं और रह गया था लिखने से, MgO था, और वाटर के साथ में यहाँ पर रिएक्शन की तो यहाँ पर MgOH2 बन जाता है। एज वी हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5, अब हमने चैप्टर 5 जो ऐसे बेसिस चैप्टर सब पढ़ा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। तो इसीलिए तो जब हमने इसको पानी में मिलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाया, तो क्या हुआ, ये रेड लिटमस टर्न करा ब्लू में। So the magnesium oxide is a new substance formed on burning of magnesium, and magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water. तो दोनों ही रिएक्शन क्या हुई, हमारी केमिकल चेंज के अंदर आती हैं, उसकी कैटेगरी में आती हैं। क्योंकि देखो जब हमने मैग्नीशियम को यहाँ पर बर्न किया है तो अभी एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, और जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स किया तो अभी एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। तो इस तरह से ये केमिकल चेंज की कैटेगरी में आता है। देखते हैं एक्टिविटी 6.7 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। यहाँ पर इस एक्टिविटी को भी टीचर से ही डिमॉन्स्ट्रेशन लेना है, टीचर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे क्लासरूम में। डिजॉल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक क्रिस्टल सॉल्ट होता है जो कि ब्लू कलर का होता है, और ये ब्लू विट्रॉल या फिर नीलत होता भी इसके नाम से भी जाना जाता है। इसको आप ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं और हिंदी में इसको हम नीलत होता भी बोलते हैं। तो हमने क्या किया है, 1 टीस्पूनफुल कॉपर सल्फेट को हमने डिज़ोल्व करना है इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर। हमें हाफ कप वाटर लेना है, पानी लेना है। किस में लेना है, इन अ ग्लास टम्बलर और अ बीकर, या तो आप एक ग्लास में ले लीजिए या फिर एक बीकर में। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें आपको थोड़ी सी ड्रॉप्स जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। मैं जैसे आपको करके दिखाती हूँ इसको। ये हमने सपोज एक बीकर लिया, ये एक टम्बलर लिया, और उसमें हमने ब्लू विट्रॉल लिया, उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया। तो जो ब्लू विट्रॉल का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा वो कुछ इस तरह से एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर हुआ, ये ब्लू कलर कुछ इसी तरह से दिखता है जब आप बनाओगे इसको। और इसमें आपको डालनी है कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड की। तो ये कुछ ड्रॉप्स आपको सल्फ्यूरिक एसिड की यहाँ पर डालनी है। किसकी हेल्प से डालनी है, आप एक टेस्ट ट्यूब से डाल सकते हो या फिर आप डाल सकते हो एक ड्रॉपर से। ठीक है, आपने एक ड्रॉपर लिया और उससे आपने ये डाली हैं या कुछ ड्रॉप्स। ठीक है, अब क्या करना है, यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। इस तरह से ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन बनेगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, सेव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब ये थोड़ा सा सॉल्यूशन हमने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेना है। ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है सपोज, और मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका इस टेस्ट ट्यूब में निकाल लेना है। यदि मैं बात करूँ तो इस तरह से हमने इस सॉल्यूशन को निकाल लिया इस टेस्ट ट्यूब में। नाउ ड्रॉप अ नेल और अ यूज शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। अब हमने यहाँ से देखो टेस्ट ट्यूब में निकाल लिया ये सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। अब हमें इस वाले सॉल्यूशन में जो हमारा बीकर में रिमेनिंग सॉल्यूशन है उसमें हमने क्या करना है, एक नील को डाल लेना, डिप कर देना है। फिर क्या करना है, वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन। अब हमने जब इसको कंपेयर करेंगे, हमें सॉल्यूशन का हम कलर देखें यदि, तो इस सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कैसा चेंज हो जाएगा, ये कुछ ग्रीन कलर के कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इसमें ग्रीन कलर का आपको सॉल्यूशन दिखेगा, फेडेड ग्रीन कलर का, राइट। और यदि हम इससे इसको कंपेयर करेंगे इस सॉल्यूशन से तो आप देख सकते हो ये कलर चेंज हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हुआ था। और इससे आप कंपेयर करोगे तो बहुत चेंज दिखता है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन, सेव्ड सेपरेटली। तो हमने ये जो सेव किया था इससे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये तो ब्लू कलर है और ये क्या हो गया, ये आपका एक फेडेड ग्रीन कलर बन जाता है। ठीक है,
आप देख सकते हो ये यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में नेल है, इन्होंने ब्लेड डाला हुआ है, और ये आयरन सल्फेट है। अब जब हम इसको निकालेंगे यहाँ से, नेल को निकालेंगे, तो नेल के ऊपर भी हम देखेंगे कि कुछ ब्राउन कलर का डिपॉजिट है। तो इसको हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम देखेंगे ब्राउन कलर का इसके ऊपर डिपॉजिट लाइक दिस। तो इस तरह से क्या हुआ है, ये इन्होंने दिखा भी रखा है आपको, कॉपर इस पर डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, तो अब जो ये ब्लू से ग्रीन कलर में बना है, ये किस वजह से बना है, फेरस सल्फेट बन गया। यहाँ पर ये क्या था, कॉपर सल्फेट था। ठीक है, तो जो आपने इसको कंपेयर किया है विद द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, तो ब्लू टू ग्रीन क्यों है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट इज़ अ न्यू सब्सटेंस। इसको, जिसको मैंने फेरस सल्फेट कहा है, इसको हम आयरन सल्फेट भी बोलते हैं। तो आयरन सल्फेट बन गया, अब ये नया सब्सटेंस बन गया। इसकी रिएक्शन यदि हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगी रिएक्शन। आयरन नेल थी हमारी, कॉपर सल्फेट हमारा सॉल्यूशन है, और रिएक्शन जब हुई है तो क्या बना है, यहाँ पर आयरन सल्फेट बन गया है, और जो नेल है उस पर कॉपर का डिपोजिशन हुआ है। तो ये एक न्यू सब्सटेंस बना है आपका आयरन सल्फेट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर में था, आयरन के साथ में रिएक्शन हुआ, आयरन सल्फेट बना और कॉपर का डिपोजिशन हुआ नेल के ऊपर या ब्लेड के ऊपर। तो ये हमने देखी एक्टिविटी 6.7। यहाँ भी क्या है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होने का मतलब क्या हुआ, ये भी हमें क्या शो कर रहा है, केमिकल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 6.8। टेक अबाउट अ टीस्पूनफुल, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, यहाँ पर ज़्यादा ख़राब हो गया है यहाँ पर, यस नाउ गुड। तो देखते हैं एक्टिविटी 6.8। टेक अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर। विनेगर तो आप सब जानते होंगे, विनेगर जो कि घर में यूज़ होता है, कई बार आप सब चाउमीन वगैरह में बहुत इंटरेस्ट रखते हो, उसमें डाला जाता है, देखना पूछ सकते अपने मम्मी से, देख सकते हो उसको। ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी घर में यूज़ होता है, बहुत सारी ऐसी डिशेज होती हैं जिसमें हम बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप अपनी मदर से ले सकते हो किचन से, और 1 चम्मच में लेना। ठीक है, तब क्या होगा, यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड। आपको एक हिसिंग साउंड सुनाई देगी। हिसिंग साउंड क्या होता है, एक्चुअली हिस जैसी साउंड, और उसमें बबल्स भी दिखेंगे आपको। ठीक है, इसको हिंदी में बोल सकते हो आप सनसनाहट जैसी आवाज़। और कभी आपने कोल्ड ड्रिंक में यदि नींबू वगैरह डाला हो तो उसमें जिस तरह की साउंड आती है ना, वही साउंड दिखाई इसमें आएगी, और इसमें बबल्स भी आपको दिखेंगे। पास दिस गैस थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। फिर क्या करना है, आप लाइम वाटर को प्रिपेयर कर सकते हो, उसमें इस गैस को पास कराना होता है। अब लाइम वाटर को कैसे प्रिपेयर करना होता है, क्विक लाइम होता है, उसको आपने पानी में मिलाना है। व्हाट हैपन्स टू द लाइम वाटर, अब देखना है कि लाइम वाटर किस तरह का चेंज होता है उसके अंदर। तब देखो, द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। जो विनेगर था ना हमारा, विनेगर में होता है हमारा एसिटिक एसिड। बेकिंग सोडा ने इससे रिएक्शन किया, बेकिंग सोडा में होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन सब के फार्मूले आप सीनियर क्लासेस में लर्न करोगे। ठीक है, अभी फार्मूले की ज़रूरत नहीं, इतना याद रखना कि विनेगर ने, जो कि इसमें एसिटिक एसिड है, बेकिंग सोडा जिसमें कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दोनों ने जब रिएक्शन किया तो यहाँ पर सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड बना, जिसकी आपको हिजिंग साउंड आ रही थी। जो हिजिंग साउंड आ रही थी ना, वो किसकी आ रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जब आप पास करते हो लाइम वाटर में तो उसमें भी कलर चेंज होता है, मिल्की हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में यहाँ पर अदर सब्सटेंसेस लिखा है, इतना ही काफ़ी आपके लिए है आपके स्टैंडर्ड में। आगे जाके आप देखोगे दूसरे कौन से सब्सटेंसेस यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर। अब जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड में, ये देखो हमने एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन की थी, इस टेस्ट ट्यूब में हमारा विनेगर है और बेकिंग सोडा है। अब यहाँ पर यू कैन सी कि ये जो बबल्स आपको दिख रहे हैं गैस के, और यहाँ पर हमने ये क्यों लगाया है, कॉर्क इसलिए लगाया जिससे कि जो गैस है वो बाहर टेस्ट ट्यूब से ना चली जाए। और इस कॉर्क में आपने ये ट्यूब लगाई है, इसको कहते हैं हम वैन ट्यूब। तो ये जो ग्लास की वैन ट्यूब लगाई है, उससे क्या होगा, इसको हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब में ले लिया जिसमें हमारा लाइम वाटर है। अब हमने जब इसको इसमें डाला तो लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह की रिएक्शन होगी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि CaOH होल ट्वाइस हुआ। ये लाइम वाटर का फार्मूला है, केमिकल इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, लाइम वाटर इसका एक कॉमन नेम हुआ। इन दोनों ने जब रिएक्शन किया, और हमेशा याद रखो जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसको हम LHS ही बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड,
ये रिएक्टेंट्स होते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे हमेशा, रिएक्टेंट्स। और जो एरो के राइट हैंड साइड होते हैं ये प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, और इनको हम RHS से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो क्या बना हमारा, इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3, और वाटर का तो आपको पता भी होगा H2O होता है। ठीक है, तो एक बार रिएक्शन यहाँ पर भी आप लिख के देख सकते हो इसकी, कि हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया है, किस में पास किया है, लाइम वाटर में। लाइम वाटर का फार्मूला आता है CaOH होल ट्वाइस। क्या बना है यहाँ पर, CaCO3 बन गया, CaCO और A को यहाँ से लग गया, और फिर बन गया आपका H2O वाटर। तो इस तरह से रिएक्शंस होती हैं। अभी रिएक्शंस आपको जहाँ जहाँ फार्मूले दिए वहाँ लर्न जरूर कर लेना, और बाकी तो आपके नाम ही मेन है यहाँ पर जो आपको लर्न करने हैं। अब होता क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं ना लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाता है, जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया, राइट। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ना, इसी की वजह से लाइम वाटर मिल्की होता है, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। इसी की वजह से, क्योंकि ये क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होता है पानी में, तो जो कि सॉल्युबल नहीं है, तो इसी की वजह से एक मिल्की कलर वहाँ पर दिखता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक कन्फर्मेटरी टेस्ट, इसको हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट के, मतलब इसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं कि हम ये कहें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है ये। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का यदि हमें कन्फर्म करना है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है किसी रिएक्शन में, तो हमें उसको किस में पास करना होता है, लाइम वाटर में पास करना होता है, जो कि कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसमें क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट जो बनेगा उसकी वजह से वो मिल्की हो जाएगा, राइट। You will use it in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide। तो आगे अब चैप्टर 10 में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इन एक्टिविटी 6.6 to 6.8 हमने ये जो एक्टिविटीज़ देखी, देखो हमारी पहली एक्टिविटीज़ क्या थी, 6.6 जो हमारी एक्टिविटी है वो है हमारी कि मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, 6.7 की जो एक्टिविटी थी हमारी वो क्या थी, कॉपर सल्फेट में आपने नेल को डाला है, आयरन नेल को, तो वो डाला। थर्ड एक्टिविटी में आपने विनेगर और बेकिंग सोडा का कॉम्बिनेशन किया है। तो ये जितनी भी हमारी रिएक्शंस हुई इन एक्टिविटीज़ में, यू सॉ दैट इन ईच चेन वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज वर फाउंड। तो इनमें क्या है, एक या ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेज बने हैं, नए नए सब प्रोडक्ट बने हैं। मीन्स देखो जैसे यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना, हमेशा याद रखो कि जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग हो जाती हैं रिएक्टेंट से। जो हमारे ये रिएक्टेंट हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट, लाइम वाटर रिएक्टेंट, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कार्बन डाइऑक्साइड की अलग होंगी, लाइम वाटर की अलग होंगी। लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट बने हैं वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट, इनकी प्रॉपर्टीज़ एकदम से अलग होंगी। तो मीन्स नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई। हमने क्या पढ़ा है, नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन कहाँ होती है, केमिकल चेंज में। देखो 6.6 जो एक्टिविटी है उसमें ऐश बनी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ऐश के फॉर्म में, ये एक न्यू सब्सटेंस बना जब मैग्नीशियम एयर में बर्न हुआ। दूसरी एक्टिविटी थी हमारी 6.7 जिसमें कि रिएक्शन हुई कॉपर सल्फेट और आयरन की। इसमें भी एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ जो कि आयरन सल्फेट और फिर कॉपर। दोनों ही रिएक्शंस में नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई। कॉपर डिपॉजिट देखा हमने कि वो आयरन नेल पे या शेविंग ब्लेड लिया तो शेविंग ब्लेड पर डिपॉजिट हो गया। थर्ड एक्टिविटी 6.8 में हमने देखा कि विनेगर एंड बेकिंग सोडा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, तो 6.8 में क्या देखा, विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस, दोनों ने एक साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस किया, कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न लाइम वाटर मिल्की, जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देते हैं। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म्ड इन ईच रिएक्शन। अब तो याद हो गया उनको आपको। देखो यहाँ पर जो नया सब्सटेंस बना वो क्या बना, 6.6 एक्टिविटी में बना आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। 6.7 एक्टिविटी में क्या बनता है, जब कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन होती है तो आयरन सल्फेट बनता है। तो यहाँ पर क्या बनता है आपका, आयरन सल्फेट और कॉपर। थर्ड रिएक्शन जो है हमारी 6.8 एक्टिविटी है जिसमें विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन हुई है। यहाँ पर क्या बनता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। मेन आपका यहाँ पर क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ये हमारे नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन हुई तीनों रिएक्शन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डेफिनेशंस दिए हैं, ये डेफिनेशन आपको लर्न करना होगा। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। तो ये तो हो गया आपकी केमिकल चेंज की फॉर्मेशन डेफिनेशन। अब अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। दिस यू हैव टू लर्न। आगे पढ़ते हैं। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो जैसे हमने देखा कि केमिकल चेंज किसको कहा, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, मतलब एक ऐसा चेंज जिसमें एक या अधिक नए सब्सटेंसेस बनते हैं उसको केमिकल चेंज कहते हैं। फिर क्या पढ़ना है आपको, अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज जो हुआ वो रिएक्शन के थ्रू है, तो इसको हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अब देखो, केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में केमिकल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैसे हैं? ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जितने भी नए सब्सटेंसेज की फॉर्मेशन होती है वो केमिकल चेंजेस की वजह से ही होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में यदि पूछा जाए कि डाइजेशन ऑफ फूड कैसी रिएक्शन है, कैसा चेंज है, फिजिकल है या केमिकल, तो केमिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स पक जाते हैं पेड़ों पर या उनको अलग से लेकर पकाया जाता है, तो किस वजह से पकते हैं, वो भी केमिकल चेंज की वजह से। तो ये कौन सा चेंज है आपका, केमिकल चेंज, और आप कह सकते हो उनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। फर्मेंटेशन ऑफ द ग्रेप्स, ग्रेप्स जो फर्मेंट किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो भी क्या हो रहा है आपका, उसमें भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो रही है। एटसेट्रा हैपन ड्यू टू द सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। तो ये सब क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनमें केमिकल चेंजेस होते हैं। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, जब भी कोई मेडिसिन बनती है तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कई सारी केमिकल रिएक्शंस के बाद होता है। मतलब कई सारी चेन वाइज केमिकल रिएक्शंस होती जाएंगी और तब जा कर के कहीं एक मेडिसिन फॉर्म होती है। तो यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज द प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो प्लास्टिक आप देखते हो और जो डिटर्जेंट्स हम यूज़ करते हैं घरों में, ये भी केमिकल रिएक्शन से ही प्रोड्यूस होते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। कोई भी न्यू मटेरियल जो डिस्कवर होता है वो भी केमिकल चेंजेस से ही स्टडी करने पर होता है या उसी के थ्रू होता है। मीन्स केमिकल चेंज होगा यानी कि न्यू मटेरियल डिस्कवर हुआ। आया समझे? वेरी गुड। अब आगे देख लेते हैं। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। हमने यही देखा कि या तो एक या फिर अधिक नए सब्सटेंसेज की फॉर्मेशन होगी केमिकल चेंज में। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में अकम्पनी अ केमिकल चेंज। तो केवल एक न्यू प्रोडक्ट ही फॉर्म नहीं होगा, उसके साथ और भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे जब कोई केमिकल चेंज होगा या फिर हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन होगी। वो चेंजेस क्या हैं उसको देख लेते हैं। पहला, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, जैसे कि अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जाम्पल, मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। देखो, कोई भी जब चेंज होगा तो उसमें एक चेंज क्या देखा जा सकता है, उसमें हीट हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है हीट, या फिर हीट रिलीज हो सकती है, लाइट निकल सकती है, जैसे कि हमने मैग्नीशियम रिबन में देखा, उसमें हीट भी थी, लाइट भी था। तो इस तरह के कुछ चेंजेस देख सकते हैं, राइट, कि वो या तो गिवन ऑफ, या तो वो रिलीज होगा या फिर एब्जॉर्ब होगा। जैसे कुछ रिएक्शंस में हम देखेंगे कि हीट को एब्जॉर्ब किया है ड्यूरिंग द रिएक्शन। फिर है साउंड में भी प्रोड्यूस, साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे कि हम यदि देखें कि हाइड्रोजन गैस यदि प्रोड्यूस हुई है तो हम उसमें यदि टेस्ट करते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही अभी आपने देखा कि जो हिजिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज में, तो कोई साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती है। तीसरा आप क्या देख सकते हो कि अ केमिकल चेंज इन स्मेल मे टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल मे बी गिवन ऑफ। केमिकल चेंज में क्या देख सकते हो, स्मेल भी हो सकती है, कोई स्मेल आ सकती है उसमें, नया सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हुआ है, और कोई नई स्मेल भी आ सकती है। या तो स्मेल में चेंज होगा, चेंज इन द स्मेल, या तो स्मेल जो पहले से थी उसमें चेंज महसूस होगा, या फिर और अ न्यू स्मेल मे बी गिवन ऑफ, या फिर एक नई स्मेल आने लगेगी।
अ कलर चेंज में टेक प्लेस, और साथ ही यहाँ पर कोई कलर चेंज भी देखा जा सकता है। अ गैस में बी फॉर्म, जैसे हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल सकती है, कभी हाइड्रोजन होती है गैस निकल सकती है, कभी हम यदि देखें तो कोई और भी गैस निकल सकती है। जब हम आगे आप देखोगे रिएक्शंस सीनियर क्लासेस में, तो कई तरह की आप रिएक्शंस देखोगे, तो उनमें ये सारी चीज़ें आप महसूस करोगे कि या तो हीट और लाइट एब्जॉर्ब हो रही है या फिर रिलीज़ हो रही है। साउंड भी हो सकती है, स्मेल चेंज हो सकती है, ये स्मेल नई प्रोड्यूस हो सकती है, या फिर कलर चेंज हो सकता है, या फिर कोई गैस फॉर्मेशन हो सकती है। तो लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स। देखो, यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ अ केमिकल चेंज। हमने देखा क्योंकि उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। यदि इन सब की बर्निंग की हम बात करें तो यहाँ पर भी केमिकल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इन सबको बर्न करेंगे, कोल को बर्न करते हैं, वुड को बर्न करते हैं, या फिर लीव्स को बर्न करते हैं, तो कुछ गैसेस फॉर्म होंगी। इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। तो सिंपली आप कह सकते हो कि किसी भी सब्सटेंस को जब हम बर्न करते हैं तो वो एक केमिकल चेंज है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो बर्निंग तो जब भी होगी तो हीट का प्रोडक्शन होना ही होना है। तो बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट, मतलब जब भी बर्निंग होगी तो हीट भी प्रोड्यूस होगी। देखते हैं आगे। एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज। फायरवर्क, जो आप दिवाली पर पटाखे वगैरह जलाते हो, तो वो भी क्या है? एक केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट। तो जब भी हम पटाखे जलाते हैं दिवाली पर, तो क्या होता है? जब भी क्रैकर्स आप चलाते हो, पटाखे चलाते हो, तो क्या होता है? हमें क्या पता है कि हीट भी प्रोड्यूस होगी वहाँ पर, प्रोड्यूसेस हीट। लाइट भी प्रोड्यूस होगी, साउंड भी, एंड अनप्लीजेंट गैस, कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी स्मेल के साथ में गैस होती हैं प्रोड्यूस, और दैट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। उसकी वजह से पॉल्यूशन भी होता है, जिसकी वजह से आप देखते हो कई बार लोग दिवाली पर पटाखे नहीं जलाना चाहिए, उसको बैन करना चाहिए, ये सारी बातें उठा करती हैं। क्यों? क्योंकि उससे केवल लाइट हीट ही नहीं जनरेट होती है, साउंड होती है जो कि बहुत लोगों को नुकसान करती है, इतनी तेज़ साउंड। साथ ही अनप्लीजेंट गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं, और इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर को वो पॉल्यूट कर देती हैं, पॉल्यूशन बहुत होता है। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद द फायरवर्क्स। और इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि फायरवर्क्स से नहीं खेलना चाहिए, मतलब पटाखे नहीं जलाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड। जब फूड ख़राब हो जाता है, मालूम है आपको, कई बार गर्मियों में खाना बाहर रह गया, कोई आपकी सब्ज़ी बाहर रह जाती है, कभी दूध यदि बाहर रह जाता है, फ्रिज में नहीं रखा आपने और टाइम ज़्यादा हो गया है कुक हुए, तो वो ख़राब हो जाता है। तो कैसे पता लगता है कि ख़राब हो गया? इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल, एक ख़राब सी स्मेल आती है उसके अंदर। तो ऐसा क्यों हुआ? ये भी एक केमिकल चेंज की वजह से हुआ है। शैल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज? यस, डेफिनेटली इट इज़ अ केमिकल चेंज। You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color. Yes, आपने देखा होगा कई बार कि जब आप एप्पल काटते हैं और आपकी मम्मा ने काट के रख दिया है, पर आपका अभी मन नहीं है खाने का, आप कहोगे नहीं थोड़ी देर बाद, पर जब थोड़ी देर बाद देखा तो क्या देखा कि वहाँ पर तो एप्पल के ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई है। इफ़ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमिडिएटली। देखो, जब भी हमने तुरंत नहीं खाया तभी आई है, ये भी आपने को पता होगा ना। यदि आप फ्रेश खा लेते हो, जैसे काट के रखा, तब तो नहीं होता है वो ब्राउन, लेकिन कुछ देर बाद ही वो ब्राउन क्यों हो जाता है? तो इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। अभी ऐसा चांस नहीं पड़ा, आपने नहीं देखा है, तो आप ऐसा करके देख लो। आपने एप्पल लिया, उसकी एक स्लाइस को काटो और उसको छोड़ दो। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। पोटैटो और ब्रिंजल के साथ भी करो, जो बैगन होता है आपका। तो आप यहाँ पर इन सारे केसेस में क्या देखोगे? द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। तो जो एप्पल है वो भी ब्राउन हो जाता है, और जो ब्रिंजल है ना वो भी ब्लैक होने लगता है, पोटैटो भी। यदि आपने काट कर पोटैटो को पानी में नहीं डाला और ऐसे ही छोड़ दिया तो उसका कलर ख़राब हो जाएगा। ब्रिंजल के साथ भी ऐसे ही है, ब्लैक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है। आर नॉट दीज चेंजेस केमिकल चेंजेस? यस, दीज चेंजेस आर डेफिनेटली केमिकल चेंजेस। क्यों? क्योंकि नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद अ बेस। इज न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज? यस, यहाँ पर भी आपका ये यस है। क्योंकि क्या हुआ? एसिड को आपने बेस के साथ में जब ऐड करते हैं
तो एक रिएक्शन होती है और जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज होता है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। आगे देखो इसमें क्या लिखा है आपके ब्लू बॉक्स में, अ प्रोटेक्टिव शील्ड। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती है। इन आर एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेज हैं, सपोज वो यहाँ एटमॉस्फेयर है सपोज, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर ये ओजोन लेयर बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पर ओजोन लेयर है और इससे जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं सन की वो नहीं आ पाती हैं, वो यहाँ पर नहीं आएंगी, तो उससे हमको प्रोटेक्शन मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये तो प्रोटेक्शन मिलता है। तो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये हमें किससे बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन, जो कि सन से आ रहा होता है। आपको पता है ना कि सन से जो रेज आती हैं उनमें अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं बहुत हार्मफुल होती हैं। तो गॉड ने ही ऐसे बनाया, क्या बनाया कि एक ओजोन लेयर है बन गई है, जो कि ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होता है वो जब ऑक्सीजन के एटम से रिएक्शन करता है यहाँ पर भी, तब वो ओजोन मॉलिक्यूल में चेंज होता है। इसका फार्मूला होता है O3, इस तरह से लिखोगे आप। ये किसका फार्मूला है, ओजोन का। तो ये एक पूरी लेयर बना लेती है, पूरा एटमॉस्फेयर एक तरह से एक छतरी जैसी बन गई है इससे, जिसकी वजह से जो सन की रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज है, वो रेडिएशन से वो नहीं आते हैं। ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। तो ओजोन क्या करता है, यहाँ पर इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करता है। ओजोन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीजन, इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन O2 होता है और ओजोन क्या है, O3 है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज? यस, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन इज अगेन अ केमिकल चेंज। ये भी एक केमिकल चेंज है, जो ओजोन का मॉलिक्यूल टूटता है वो क्या है, केमिकल चेंज। If ultraviolet radiations were not absorbed by the ozone, it would reach the earth surface. तो यदि ओजोन इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा, ये अर्थ सरफेस पर आएगा एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म। तभी हमें और दूसरे जितने भी एनिमल्स, बर्ड्स, सारी लाइफ्स हैं, एक्वेटिक लाइफ, सबको ये नुकसान करेगा। तो ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। तो ये एक नेचुरल शील्ड, एक कवरिंग, नेचुरल कवरिंग की तरह से इस सब रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। क्लियर, वेरी गुड। तो बूजो कह रहा है, वी लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस अ केमिकल चेंज? यस, बताओ जल्दी से कौन सा चेंज है ये? यस, वेरी करेक्ट, इट इज़ अ केमिकल चेंज। पहली भी क्या कहती है, पहली सेड दैट इवन डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल चेंज है एंड पहली कह रही है डाइजेशन भी एक केमिकल चेंज है। तो यस, वेरी ट्रू। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बहुत सारे इसमें फ्रेम हो सकते हैं, जो कि आपको ध्यान देने हैं, MCQ टाइप, फिलअप्स टाइप, या फिर वन वर्ड आंसर्स। तो सारी चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्लियर। अब देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयन। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। देखो हमने जो पहले अभी देख रखा है रस्टिंग की, किस तरह से जो आयन आर्टिकल्स होते हैं यदि वो खुले में छोड़ दिए जाते हैं तो उसमें एयर और एयर का जो मॉइस्चर है यानी वाटर कंटेंट है उससे रिएक्शन होता है और रस्ट लग जाती है। सो दिस इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। तो ये एक ऐसा केमिकल चेंज है जिसकी वजह से जो आयन आर्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके ख़राब हो जाते हैं, और ये आप कह सकते हो कि ये डिस्ट्रॉय कर देता है। रस्ट जब लग जाती है आयन आर्टिकल में तो वो उसको एक तरह से कहते हैं रस्ट ईट्स द आयन, तो उसको एक तरह से खा जाती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। सिंस आयन इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, हमें पता है कि जो आयन है उसी से आपके ब्रिजेस बनते हैं, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल, सब कुछ लोहे से ही बनता है, आपका आयन से बनता है। सो द मॉनिटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज यूज। तो अब जब रस्ट लगती है इन सब पर, यू नो दैट ब्रिजेस हैं, शिप्स हैं, इन पे जब रस्ट लग जाती है तो जो पार्ट्स भी रिपेयर होते हैं उसमें भी काफ़ी मॉनिटरी लॉस होता है, यानी कि काफ़ी पैसा फिर से स्पेंड होता है, तो डेफिनेटली लॉस बहुत है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब बिकॉज ये केमिकल चेंज है यानी कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, तो उसकी रिएक्शन आप देख सकते हो क्या होती है। आयन दैट इज Fe, आयन का फार्मूला Fe होता है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2, फ्रॉम द एयर
O2 कहाँ से आई है? ऑक्सीजन डेफिनेटली फ्रॉम द एयर, एंड वाटर जो कि H2O है। और ये सब मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं? रस्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आयन ने ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन किया तो क्या बना? रस्ट। रस्ट का फार्मूला क्या हुआ? आयन ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि रस्टिंग कभी भी केवल ऑक्सीजन से या केवल वाटर से नहीं लगती है। रस्टिंग के लिए दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन का भी और वाटर का भी। In fact, if the content of the moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. यानी कि जितना ज़्यादा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होगा उतनी जल्दी रस्टिंग और उतनी ज़्यादा तेज रस्टिंग लगती है। यानी कि जो लोहे है उस पर रस्ट उतना ज़्यादा लगेगा। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? क्वेश्चन उठता है कि कैसे इसको प्रिवेंट करें। तो बहुत सीधा सा होता है, आपने देखा होगा कि जितने भी आयन आर्टिकल्स होते हैं उन सबको क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। तो पेंटिंग एक बहुत ही सिंपल सा एक प्रोसीजर है जिससे कि आप आयन आर्टिकल को बचा सकते हो रस्टिंग से, और काफ़ी हद तक उसका जो लॉस है, उसमें जो मॉनिटरी लॉस होता है, ये आप कह सकते हो कि जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो प्रिवेंट आयन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ, वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। तो हमने यदि पेंट या ग्रीस कर दिया तो क्या होगा? जो एयर उस आर्टिकल से जब टकराएगी, टच करेगी, तो वो किस पर टच कर रही है? पेंट पर या ग्रीस पर। तो उसकी वजह से क्या होगा? आयन जो है वो सेफ रहेगा, वहाँ पर रस्ट नहीं लगेगी। इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली। अब ये नहीं कि आपने एक बार पेंट कर दिया या ग्रीस कर दिया देन इट इज़ ओके, बिकॉज यू नो दैट आफ्टर सम टाइम माइट बी समवेयर पेंट हट रहा है, ग्रीस हट रहा है, तो आपको फिर भी इसको रेगुलरली करना होगा सो दैट टू प्रिवेंट रस्टिंग। अनदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल। दूसरा तरीका होता है कि हम क्या करें कि आयन पर कोई दूसरी मेटल की लेयर कर दी जाए, जो मेटल जो है वो रस्ट नहीं जिसमें लगती है, लाइक क्रोमियम या फिर जिंक का लेयर की जाती है। यदि तुम्हें ध्यान हो कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक कुछ टेबल्स इस तरह की देखी होंगे, टीवी ट्रॉलीज वगैरह में आता था बीच में वाइट कलर की टीवी ट्रॉलीज दिखती थी उसको, तो वो आयन ही होता था लेकिन वो क्रोमियम से कोटेड होता था, ठीक है। अब पता नहीं आती है नहीं आती है वो, लेकिन पहले आती थी। तो वो क्या है? वो क्रोमियम इज कोटेड ऑन आयन। तो यदि आयन पे हमने क्रोमियम या जिंक की लेयर लगा दी तो वो मशीनों से होती है, पूरा उसके ऊपर एक उसकी लेयर चढ़ाई जाती है, कोटिंग की जाती है, तो उससे भी आप रस्टिंग से या उससे भी आयन को रस्टिंग से बचाया जा सकता है। Now Paheli is asking, oh, that is why my friend Rita is always complaining about iron articles rusting so fast. She lives near the coast. So now she understood. I hope आपको भी समझ में आ गया होगा कि मीन्स जहाँ पर वाटर कंटेंट ज़्यादा है वहाँ पर रस्टिंग फास्ट होगी, ठीक है। तो उसने बताया कि उसकी फ्रेंड जो है वो चूँकि कोस्ट के पास रहती है, यानी कि वहाँ एयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और इस वजह से वहाँ पर जो आयन में रस्टिंग होती है वो फास्ट होती है। क्लियर? So this process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. तो ये जो जिंक की कोटिंग की गई आयन पर, इसको हम क्या प्रोसेस का नाम देते हैं? गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। ये ध्यान रखना है। और जब गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, यदि हमने गैल्वेनाइजेशन, यदि किसी आयन ऑब्जेक्ट पर गैल्वेनाइजेशन हो रखा है तो उससे क्या होता है कि यदि वो थोड़ी सी जिंक की कोटिंग हट भी जाती है एक जगह से, तो अभी उसका असर इतना होता है कि उस पार्ट पे रस्ट नहीं लगती है, ठीक है। तो इट इज़ सो इफेक्टिव कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयन थ्रू गैल्वेनाइजेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। द आयन पाइप्स वी यूज़ इन आर होम्स, एंड यू नो दैट जो भी वाटर पाइप्स होते हैं टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो आयन पाइप्स होते हैं, क्योंकि यदि वाटर पाइप्स हैं, दीज रिमेन अंडर द ग्राउंड, so if they will be getting rusting, so it will be very difficult to repair or change it again and again. So that's why these are made by the process of galvanization. These all are galvanized to prevent rusting, जिससे कि इसमें rust ना लगे। You know that ships are made of iron and a part of them remains underwater. एंड ये भी पता होगा आपको कि जो शिप्स होते हैं उनकी भी बॉडी किससे बनी होती है? आयन से। एंड ships are made of iron and a part of them remains underwater, ठीक है। On the part above water also water drops keep clinging to ship's outer surface. तो देखो जो शिप है वो पानी के अंदर जितना पार्ट है वो तो है ही है,
अब चूंकि शिप को तो पानी में ही चलना है तो उसके ऊपर भी वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा क्लिंग हो जाती है, मीन्स इकट्ठा होती रहती हैं। एंड मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी सॉल्ट, और जो सी वाटर है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। तो ये ध्यान रखना कि सॉल्ट की वजह से जो रस्ट है वो और ज़्यादा तेज हो जाती है, मीन्स जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है। सो देयर फोर शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बींग पेंटेड। तो शिप्स, यू नो दैट शिप्स की बॉडी भी पेंटेड रहती है, बट इवन देन उसमें रस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें पानी में डूबा तो है ये, साथ ही पानी में सॉल्ट है जिसकी वजह से रस्टिंग इजीली हो जाती है। सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। तो इस वजह से क्या होता है कि एवरी ईयर बहुत ज़्यादा शिप के जो आयरन है उसके चेंज करना पड़ता है, उसके पीसेस या उसके पार्ट्स जो जो खराब होते रहते हैं उनको चेंज किया जाता है। कैन यू इमेजिन द मॉनिटरी लॉस टू द वर्ल्ड। तो इस तरह से वर्ल्ड में कितना मॉनिटरी लॉस होता है आयरन की रस्टिंग की वजह से, वो आप समझ सकते हो। ये भी पढ़ लेते हैं। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग। अब ये भी ध्यान रखो कि जो स्टेनलेस स्टील है उसमें भी आयरन होता है, लेकिन उसमें आयरन के साथ में कार्बन और दूसरे मेटल्स भी होते हैं। जनरली कार्बन के साथ में क्रोमियम ही होता है, बट इन सम केसेस यू कैन सी दैट निकल और मैग्नीज भी होता है। तो कोई भी दूसरे मेटल्स या तो मैग्नीज, निकल या क्रोमियम होगा कार्बन के साथ। कार्बन तो नॉन मेटल है और आयन में मिला होता है, तो इनको वैसे हम एलॉय बोलते हैं, और इसीलिए स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें रस्ट नहीं लगती है। तो रस्टिंग आपको समझ में आ गया, क्लियर, वेरी गुड। अब देखते हैं जो लास्ट इसका टॉपिक बचा है चैप्टर का, वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। याद है आपको, पढ़ा था 6 क्लास में कि सी वाटर कैसे मिलता है? भाई सी में सॉल्ट्स हैं और उसका इवेपोरेशन किया पानी का, उस पानी को इवेपोरेट करने से हमें सॉल्ट मिलता है, ठीक है। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर। अब हमने यदि सॉल्ट को इवेपोरेट करके वाटर को जो है वो लिया है, तो उससे वो सॉल्ट जो है वो आपका प्योर नहीं होता है, इम्प्योर फॉर्म होगी वो, ठीक है। हमें यदि प्योर फॉर्म चाहिए होता है तो क्या करना होता है? The salt obtained in this manner is not pure and the shape of the crystals cannot be seen clearly. However, large crystals of the pure substances can be formed from their solutions. तो large crystals बनाने तो वो उनके solution से बना लेते हैं. The process is called crystallization, और इस process को क्या कहते हैं? Crystallization process. It is an example of physical change. ये physical change का example है क्योंकि यहाँ पर again कोई new substance की formation नहीं हो रही है, ध्यान रखना है। अब लास्ट एक्टिविटी देखते हैं 6.9, टू बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर एंड यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर। तो यहाँ पर चूंकि वाटर को बॉयल करना है, सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज़ करना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको टीचर ही दिखाएंगे। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर। आपने एक कप वाटर लिया इन अ बीकर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और इसमें क्या करना होता है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डालनी है। देन दिस वाटर हैज़ टू हीट द वाटर। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली। अब जब ये बॉयल होना शुरू होता है तब इसमें कॉपर सल्फेट, जो ब्लू कलर का पाउडर है कॉपर सल्फेट का, उसको ऐड करते हैं स्लोली वाइल स्टरिंग कॉन्टिन्यूसली। और कॉन्टिन्यूस इसको स्टर करते हैं, मीन्स चलाते रहना है आपको, ठीक है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। एंड कब तक हमें कितना पाउडर हमें उसमें डिज़ोल्व करना है ये हमें कैसे पता लगेगा? हमें तब तक डिज़ोल्व करना है पाउडर, तब तक ऐड करते जाना है कॉपर सल्फेट को जब तक उसमें कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व होना बंद हो जाए। मतलब हम जब डाल रहे हैं और वो डिज़ोल्व हो गया, अगेन वी हैव पोर्ड, हमने दोबारा डाला, फिर वो मिलाया, उसको स्टर किया, फिर वो पूरा डिज़ोल्व हो गया, फिर क्या इस तरह से करते जाना है। और जब हम देखेंगे कि अच्छा अब तो हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, स्टर कर रहे हैं, पर डिज़ोल्व नहीं हो रहा, वहाँ पर हमको रुक जाना है, हमें नहीं करना है और डालना है, ठीक है। उसके बाद हमको और नहीं डालना है। तो जब उसमें डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा हम उसको रोक देंगे। नाउ फिल्टर द सॉल्यूशन। अब हमने इस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेना है, ठीक है। एक फ़नल लेते हैं, फ़िल्टर पेपर लगाते हैं, इस तरह से ये फ़नल होती है और इसमें हम फ़िल्टर पेपर को लगा लेते हैं और इस तरह से उसमें हम फ़िल्टर कर लेते हैं।
अलाउ इट टू कूल, अब इसको ठंडा करना है। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, और सॉल्यूशन को तब तक डिस्टर्ब नहीं करना है जब ये कूल कर रहा है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, बाद में हमको देखना है। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिखेंगे? इफ़ नॉट वेट फॉर सम मोर मिनट, मीन्स आपको थोड़ी देर वेट करते रहना है जब तक क्रिस्टल्स फॉर्म ना हो। देखो ये आपका कॉपर सल्फेट डाला था हमने इसमें बीकर में, और इसको जब फिल्टर किया है तो इस तरह से ये क्रिस्टल्स यहाँ पर फॉर्म हुए कॉपर सल्फेट के। ठीक है, यहाँ पर ये क्रिस्टल्स बने हुए थे, इसको फिल्टर करके उसको अलग कर लिया है। तो इस तरह से ये प्रोसेस हो गई आपकी क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि हमें उबालना है पानी, और पानी बॉयल करके उसमें सॉल्यूशन को उस पाउडर को डालना है कॉपर सल्फेट के, तब तक डालना है जब तक डिज़ोल्व होना बंद हो जाए। फिर उसको फिल्टर कर लेना, फिल्टर करके हमको कॉपर सल्फेट के ये क्रिस्टल्स मिलेंगे, और ये प्योर फॉर्म है, ध्यान रखना ये प्योर फॉर्म हमको मिली है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर एंड हो जाता है। आपने यहाँ पर फिजिकल केमिकल चेंजेस पढ़ लिए, एंड नाउ आप कोई भी तरह के चेंजेस अपने आसपास देखते हो तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेदर दीज चेंजेस आर फिजिकल चेंजेस या फिर केमिकल चेंजेस है, कौन से चेंजेस हैं। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये जो कीवर्ड दिए इनको लर्न कर लेना, साथ ही ये जो व्हाट यू हैव लर्नड होता है इसको भी रीड करना अच्छे से, क्योंकि इससे भी आपको थोड़ा सा लर्निंग में आसानी हो जाती है। ये सब आपके ठीक पॉइंट दिए होते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा अच्छे से, और जहाँ पर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई आप कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही ये भी बताना कि इस तरह से जो आपने पढ़ा है, या फिर आप बोर्ड पर पढ़ना चाहते हो, जो वाइट बोर्ड पर पढ़ाया जाता है वो चाहते हो, तो मैं उस तरह से भी आपको वीडियो बना सकती हूँ, उस तरह से पढ़ा सकती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।